हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का 5th वीडियो लेके आया हूँ। मेरे ख्याल से आज हमारा ये चैप्टर आज इस वीडियो पे खत्म होने वाला है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया उस टॉपिक का नाम है बीट्स। बीट्स ये जो वर्ड है ना, ये आपको कहाँ पे सुनने को आएगा? जनरली जहाँ पे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होता है, जहाँ पे आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे बजाया जाता है ना, वहाँ पे वर्ड आपको सुनने को आएगा। जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, वो लोग बीट्स की बात करते हैं। तो आज हम उसी फंडामेंटल जो फिजिक्स में है, जो एक सुपरपोजिशन का बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। याद करिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मैंने आपको सिखाया था जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था हमारा चैप्टर। तो उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना बोल सकते हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जिसका नाम है बीट्स। अब ये बीट्स होता क्या है? तो बीट्स कैसा है कि अगर सपोज दो साउंड वेव्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड एकदम सेम है। देखिए, मैंने ग्राफिकली यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफिकली ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने आपका ये वाई एक्सिस वाई है, मतलब ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा है वाई एक्सिस, और ये टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे दो साउंड वेव का ग्राफ दिखाया जा रहा है, जहाँ पे देखिए ये +1 और -1, +1 -1, मतलब एम्पलीट्यूड तो सेम होना चाहिए। तो दो साउंड वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली अलग है, थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। अभी थोड़ा सा फर्क मतलब कितना? बहुत कम फर्क, आप बोल सकते हैं 6 से 7 हर्ट्ज का डिफरेंस। 6 से 7 हर्ट्ज, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, थोड़ा सा सब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होना चाहिए। मतलब यू कैन से अराउंड 6 से 7 हर्ट्ज का फर्क होना चाहिए वो दोनों दिख। तो इसको डायग्रामेटिकली आपके टेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक जो है ना उसमें स्पेसिंग ज्यादा है, एक में स्पेसिंग कम है। तो कम और ज्यादा के हिसाब से फ्रीक्वेंसी, जिसमें कम स्पेसिंग है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा स्पेसिंग है फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब ये दोनों साउंड वेव्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। कितना है? स्लाइट है। अराउंड कितना होगा? अराउंड 6 से 7 हर्ट्ज का फर्क होगा। अब ये दो वेव्स, साउंड वेव्स, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, और अगर सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो आपको एक नया चीज देखने को मिलता है, एक नया फेनोमेना देखने को मिलता है। आपको ये देखने को मिलता है कि उनका जो रिजल्टेंट वेव है या जो रिजल्टेंट साउंड है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है या इंटेंसिटी है, वो वेरी कर रही है पीरियोडिकली। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीज पीरियोडिकली, ये उसका रिजल्टेंट है। अब पीरियोडिकली का मतलब क्या है? आपको आवाज एकदम जोर से सुनाई देगी, फिर आवाज कम होती जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, फिर आवाज बढ़ेगी, फिर आवाज घटेगी। इसको बोलते हैं वेरिंग पीरियोडिकली। तो जोर से साउंड गया, फिर एकदम साउंड कम हो गया, फिर जोर से साउंड बढ़ा, फिर कम हो गया। ये आपको इस तरह का आपको इंटेंसिटी साउंड का सुनाया जाएगा। ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 हो गया, 1 का 2 हो गया, मतलब ऐड हो गया। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक प्रॉपर्टी है, ऐड हो गया। तो आपको जो मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख रही है, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्सिंग। और जो मिनिमम इंटेंसिटी आप यहाँ देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 0 है इधर, इसको हम बोलते हैं वेनिंग। तो आप क्या देखेंगे? ऑल्टरनेट वैक्सिंग वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग। मतलब साउंड बढ़ता है, फिर साउंड कम हो जाता है, फिर साउंड बढ़ता है, फिर साउंड कम हो जाता है। ये ऑल्टरनेट होता रहता है। इसी को हम बीट्स बोलते हैं। इसी से बनता है आपका बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अभी जैसे एक वैक्सिंग और एक वेनिंग मिला के बना एक बीट, और पर सेकेंड में कितना बीट्स बन सकता है, उसको हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज बेसिकली, ये इंट्रोडक्शन है टू द टॉपिक ऑफ बीट्स। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि बीट होता क्या है। तो साउंड वेव्स को सुपर इम्पोज होना पड़ेगा, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा उनका फ्रीक्वेंसी अलग होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि जब ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा साउंड का, वेव का इंटेंसिटी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरी करेगा। वैक्सिंग वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग, मतलब आपको साउंड बढ़ता हुआ सुनाई देगा, फिर घटता हुआ सुनाई देगा। इसी को हम बोलते हैं बीट्स।
और इसी से बनता है आपका बीट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताने जाऊं इसका, तो जैसे कि मैंने आपको कहा पहला एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो भाई पहला एप्लीकेशन तो जैसे मैंने बोला, अगर आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट जहाँ होता होगा ना, हॉल में, ऑडिटोरियम में, अगर आप स्टार्ट होने से पहले जाके बैठ जाएं उस ऑडिटोरियम में, तो आप देखेंगे वहाँ जो लोग म्यूजिशियंस बैठे हैं, किसी के पास हो सकता है वायलिन हो, किसी के पास तबला हो, किसी के पास गिटार हो, तानपुरा हो, जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आप देखेंगे वो लोग एक दूसरे से कुछ बात करके कुछ चेकिंग कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, कोई तबला बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है और चेक कर रहा है, और कुछ टाइट वाइट चल रहा है, टाइट हो रहा है, स्लो लूज हो रहा है, ये आपने देखा होगा, कभी नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा। अब वो क्या कर रहे हैं मालूम है, वो अपना दोनों का, जैसे दो जन आपस में चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे जो बीच का जो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट का वो सेम है कि अलग है। अगर अलग है तो उनको बीट सुनाई देता है, क्योंकि उनका बहुत सेंसिटिव होता है, वो समझते हैं। तो क्या करते हैं, अपने दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं। मैच कराने से क्या होगा, बीट्स नहीं आएगा। बीट्स नहीं आएगा मतलब क्या, साउंड बढ़ रहा है, साउंड घट रहा है, साउंड ये फिर सुनने को अच्छा लगता है। फिर जो ऑडियंस आएगी सुनने को, अगर ऐसा बढ़ रहा है अचानक, साउंड घट गया, वैक्सिंग वेनिंग हो गया, तो फिर उधर मजा नहीं आता है ऑडियंस को। तो होना जरूरी ये है कि मैच होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो मैचिंग करते हैं, वो बीट्स हटाते हैं, बीट्स को जीरो करते हैं वो। जैसे मैच हो गया तो सब इंस्ट्रूमेंट्स का फ्रीक्वेंसी एक हो गया, तो जब वो पूरा मिक्स होता है तो एक बहुत ही अच्छा सा साउंड उसमें से निकलता है, प्लेजेंट साउंड। हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इसी पे चलता है। और जो लोग जाते हैं सुनने को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो जिन लोगों को नॉलेज है, और कई लोग को तो नहीं भी समझता होगा, लेकिन जिनको नॉलेज है उनको इसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि ये बेसिस पे काम। लेकिन आजकल का हमारा जो वेस्टर्न है ना, उसमें बीट्स भी चलता है, ड्रम्स व्रम्स होता है, और अलग अलग उनके गिटार विटार होते हैं, उसमें वो लोग बीट्स, आजकल का यंग जनरेशन को तो बीट्स के वाले साउंड अच्छे लगते हैं। बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, तो उनको इमोशंस तो यंग जनरेशन का साथ। लेकिन जैसे ओल्ड जनरेशन है वो नहीं चाहती इस तरह का, वो चाहते हैं कि एक हारमोनियस साउंड हो। तो हारमोनियस साउंड तभी होगा जब बीट्स नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया म्यूजिशियंस के बारे में, है कि। अब मैं आपको बताता हूँ रडार। अब रडार का काम क्या है कि इनकमिंग कोई भी ऑब्जेक्ट एनिमी का आ रहा है, कहीं से बाहर से आ रहा है, उसको डिटेक्ट करना। अब जैसे कोई फाइटर प्लेन या इनकमिंग प्लेन आ रहा है, आप जानना चाहते हैं किस स्पीड से आ रहा है, वेल रडार की मदद से आप पता कर सकते हैं। अब होता क्या है ना कि रडार में से माइक्रोवेव इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये माइक्रोवेव पल्स निकलता है। अब ये माइक्रोवेव पल्स जो रडार से निकलता है वो जाके उस एरोप्लेन से टकराता है, अब टकरा के वापस आता है। अब देखिए डॉपलर, इसमें डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। याद करिए डॉपलर इफेक्ट 11th स्टैंडर्ड में था, साउंड चैप्टर में। चाहिए तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट क्या था? डॉपलर इफेक्ट ऐसा है कि भाई अगर लिसनर और एक सोर्स ऑफ साउंड जिसमें से साउंड निकल रहा है और जो सुन रहा है, अगर उनके बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है, मोशन है, तो जो इंसान या जो लिसनर साउंड सुनेगा उसको वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी जो सोर्स की है, उसको कुछ अलग ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जिसको कहा जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देती है, आते हुए साउंड की और जाते हुए साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती है। ये आपको लास्ट ईयर था, आप नोटिस भी करिएगा। कभी आप ट्रेन में क्या, अगर आप खड़े और ट्रेन आ रही है या फिर कोई एम्बुलेंस, सपोज एम्बुलेंस आ रही है तो आवाज़ करते हुए, तो आवाज़ करते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करेगा और जाते हुए फ्रीक्वेंसी नोट करेगा, आपको दोनों अलग फील होगा। इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में अब यहाँ पे रडार में कैसे यूज होता है? रडार से माइक्रोवेव पल्स गया, एरोप्लेन से टकराया, जो आ रही है एरोप्लेन, और वापस आया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी जाके वापस आई है, इसके पे 2 बार डॉपलर इफेक्ट हुआ। कैसे? जब वो जा रही है तो प्लेन से टकराई, तो प्लेन ने जो रिसीव किया वो फ्रीक्वेंसी सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी नहीं, अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई। अब जब वो रिटर्न आई रिफ्लेक्ट होके, तो इस सोर्स ने जो उसको डिटेक्ट किया वो अलग ही डिटेक्ट होगा। तो इस बार 2 बार डॉपलर इफेक्ट होने के बाद आपको एक अलग तरह का फ्रीक्वेंसी सुनने को, मतलब सोर्स को सुनने को मिलता है, जिससे बनता है बीट्स। उस बीट्स की मदद से यू कैन डिटरमाइन कि वो प्लेन की वेलोसिटी क्या है। अब आप पूछेंगे सर बहुत टाइम जाएगा जाके आने में, तब तक तो प्लेन आ जाएगा। नहीं, हमारा माइक्रोवेव पल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लेन की वो स्पीड नहीं है, ये बहुत फास्ट होता है मतलब हार्डली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी नहीं लगता है सब होने में। वो ठीक है, तो बीट्स पता चल गया, उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं प्लेन की वेलोसिटी का। ये सेम चीज यूज करते हैं हमारे
पुलिस वाले आजकल हमारे इंडियन पुलिस आरटीओ जो ट्रैफिक पुलिस उनको भी दिएगा, स्पीड गन होता है, वो स्पीड गन रखते हैं व्हीकल पे जा रही है उसके सामने, और उससे वही जाके पल्स जाता है वापस आता है, उससे उनको कैलकुलेट हो जाता है कि वो गाड़ी की स्पीड क्या है, पता करने के लिए गाड़ी फास्ट तो नहीं जा रही है, ओवर लिमिट तो नहीं क्रॉस करी, जो सिग्नल है जितना स्पीड होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं जा रही है। फिर एक सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार, ये भी आपने सुना है वर्ड। सबमरीन, पानी के अंदर जो सबमरीन होती है उनकी स्पीड अगर पता करनी है तो भी बीट्स की मदद से आप पता कर सकते हैं। पल्स भेजने का, पल्स रिफ्लेक्ट होगा, वो जो बीट्स क्रिएट होगा उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड क्या होगी। तो ये आपको मैंने सेकेंड एप्लीकेशन बताया। अब मैं आपको थर्ड एप्लीकेशन बताता हूँ। थर्ड एप्लीकेशन हमारे मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है। मेडिकल फील्ड जैसे एक है डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर आप इसको कहते एकोकार्डियोग्राम, एकोकार्डियोग्राम। अब इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है, साउंड पल्स भेजा, अब हमारे ब्लड में, हमारे वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, अब वो उधर से अब साउंड पल्स गया उसको हिट करेगा, बाउंस होके वापस आएगा, डिटेक्ट होगा। अब डिटेक्ट होगा तो उससे बीट्स क्रिएट होगा, बीट्स क्रिएट होकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो स्पीड अगर बराबर नहीं है तो पता चलेगा यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ पे कुछ अलग चीज है, कुछ जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, जो भी है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो ये जो बीट्स बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप वेन्स का, जो वेन्स और आर्टरीज का साइज है ब्लड वेसल्स का, वो भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो से सब पता चल जाएगा हम लोग को। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये बीट्स का। और एक और है, चौथा एप्लीकेशन भी है इसका जो आपको दिया गया, अननोन फ्रीक्वेंसी अगर है, अननोन फ्रीक्वेंसी अगर आप जानना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, तो आप बीट से पता कर सकते हैं। कैसे, अभी आप देखिएगा। सपोज मैं ट्यूनिंग फॉर्क लेके चलता हूं, अब ये ट्यूनिंग फॉर्क है, मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। अब हम क्या करते हैं, दो चार ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क हमको इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, ये एक्स है, इसको हम रबर पैड पे मारेंगे और इसका वाइब्रेशन होगा। हम एक फ्रीक्वेंसी जिसका मालूम है हमको, हम लाएंगे, सपोज उसका मालूम है 256, उसको मारेंगे और दोनों का वाइब्रेशन होगा, दोनों में से साउंड वेव्स सुपर इम्पोज होगा। अगर दोनों में से बीट्स क्रिएट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका मतलब है कि उसके बीच में फर्क है फ्रीक्वेंसी का। नया दूसरा वाला 256 दूसरा ले लो, 512 ले लो, उसको मारो, उसको वापस इसके साथ चेक करो। सपोज उसमें बीट्स क्रिएट नहीं हुआ, मतलब बीट जीरो है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया है। इसका मतलब जो नोन फ्रीक्वेंसी वही इसका फ्रीक्वेंसी है। तो आप अननोन फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं बीट्स को जीरो करके। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी के नॉलेज से आप किसी अननोन ऑब्जेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी है वो पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। तो ये भी अच्छा एप्लीकेशन है बीट्स का। तो 3-4 एप्लीकेशंस आपको बीट्स के दिए गए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया जो बीट्स क्या होता है। अब हम इसको एनालिटिकली स्टडी करेंगे, मैथमेटिकली। तो ये भी जरूरी है कि इसको मैथमेटिकली समझना है। तो ये मैंने आपको बीट्स का डेफिनेशन बताया, मैंने आपको ग्राफिकली समझाया। अभी अभी इंटरेस्टिंग चीज, एक और चीज देखिए यहाँ पे, ये तो स्टेशनरी वेव्स बन रहा है कि नहीं? इट इज फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव, एक तरह का स्टेशनरी वेव ही है ये। लेकिन ये उस टाइम, उस समय के लिए, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। अभी हम लोग ने जो अभी तक स्टेशनरी वेव पढ़ा था ना, जो जैसे स्ट्रिंग्स में, आपके वायलिन या सितार में, या फिर आपके फ्लूट्स में, एयर पाइप्स में, वो तो फिक्स था, कंटिन्यूअस था। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं, जिससे उस समय के लिए होता है, फिर वेव्स अपने आगे बढ़ने लगते हैं। उस समय के लिए, उस पीरियड के लिए, स्पेस में वो स्टेशनरी वेव बनते हैं, जिस समय आपको बीट्स सुनाई देता है। फिर आगे वो फिर कंटिन्यू अपना वेव चालू रहता है। ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको मैथमेटिकली या एनालिटिकली हम स्टडी करेंगे अबाउट बीट फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एक बार वो समझ में आ जाएगा डेरिवेशन, तो उस पे फिर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनालिटिकल मेथड
to determine beat frequency. Analytical method to determine beat frequency. तो बीट्स में क्या था कंडीशन कि भाई दो वेव्स होना चाहिए, दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स होना चाहिए। अब प्रोग्रेसिव वेव का देखिए फॉर्मूला क्या, याद करिए। प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a, कैपिटल A स्मॉल a व्हाटएवर, साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ax। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई nt माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन है उन लोग ने इस तरह से सॉल्व किया है। अब कई लोग ये देख के कंफ्यूज जाते आया कहाँ से, तो भाई आया तो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला से। अब टेक्स्ट वालों ने ये नहीं समझा कैसे आया, लेकिन आपको ये आता हो तो आप ये लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है फॉर प्रोग्रेसिव वेव्स, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। ओके, अब हम लोग को बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालना। बीट्स पे दो वेव्स चाहिए, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब ए सेम होना चाहिए। मगर सर दोनों का जो फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग होना चाहिए, मतलब ये अलग होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट। अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगा तो वेवलेंथ भी अलग होगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी अलग तो वेवलेंथ अलग, मतलब ये दोनों अलग होगा। ठीक है, तो सपोज दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स एक पर्टिकुलर x पे आके सुपर इंपोज होते हैं, इन फेज में होते हैं सुपर इंपोज। तो y1 को लिखूंगा मैं a साइन 2 पाई n1t माइनस x बाय लैम्बडा 1, y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n2t माइनस x बाय लैम्बडा 2। टेक्स्ट बुक वालों ने स्टार्ट यहां से किया, लेकिन मुझे पहले आपको समझाना था, फिर ये हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या अज्यूम किया, बोला अज्यूम करो कि हमारा जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उसका एक्स पोजीशन जो है, लिसनर का जो एक्स पोजीशन है वो 0 है, उसका स्टार्टिंग पोजीशन 0, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आपका भाई y1 क्या हो गया? सर y1 हो गया a sin 2 पाई n1t, क्योंकि तो 0 हो गया। y2 क्या हो गया? a sin 2 पाई n2t। आप पूछेंगे सर 0 क्यों लिया? सिंप्लीफिकेशन के लिए, भाई अपना कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, और कोई कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सुपर इंपोज होगा। सुपर इंपोज मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इसमें देखिए a कॉमन है, साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t। अब भाई मैथ स्टूडेंट याद करो, ये तो हो गया साइन c प्लस साइन d। लिखना पड़ेगा जिनको नहीं मालूम फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d। अलजेब्रा 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में, कंपाउंड एंगल्स में इसका फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो 2 साइन, ये दोनों ऐड होगा। अब ये दोनों ऐड होगा तो 2 पाई कॉमन है, t कॉमन है, सिर्फ ये फर्क है n1 n2, मिलता 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू t अपॉन 2 है ना, क्योंकि c प्लस d अपॉन 2 है। फिर cos अब इसमें माइनस करना है, तो 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू t अपॉन 2। तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। अब क्या करिए, इस cos को यहां इसके साथ ले आइए, ऐसे लिखिए
2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t, और साइन को अलग लिखिए, साइन ऑफ 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों लिखा? सिंपल, 2a cos, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको मैं लिखता हूं कैपिटल A, दैट विल बी माय कैपिटल A। तो यहां हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन 2 पाई nt। अब आप बोलेंगे सर किधर रहना है आपका, तो मैं आप बोल रहा हूं कि n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन 2। ये जो n1 plus n2 upon 2 है, इसको n ले लिया। Now this becomes a equation of a harmonic wave। harmonic wave बन गया आपका, अभी जो ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था डायग्राम बना के। So this becomes a equation of a wave, harmonic wave, जो कि स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव है। अभी एम्पलीट्यूड ये पूरा है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड बढ़ता है, साउंड बढ़ता है, वैक्सिंग, एम्पलीट्यूड घटता है, साउंड घटता है, वेनिंग, वैक्सिंग, वेनिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। और हमारे साइन में x टर्म है ही नहीं, मतलब इट इज स्टेशनरी। और मैंने बोला स्टेशनरी सिर्फ उस समय के लिए, जब वो सुपर इम्पोज होगा, फिर वो आगे बढ़ जाता है तो वो स्टेशनरी वहां खत्म हो जाता है। जब तक वो सुपर इम्पोज रहेगा तो उसी समय तक, उसी पीरियड में, उसी स्पेस में स्टेशनरी वेव्स फॉर्मेशन होता है। So this becomes your formula for resultant displacement। आपका जो दो सुपर इम्पोज हो रहा है ना, अभी मैंने ग्राफिकली हमने देखा था, तो ग्राफिकली जो रिजल्टेंट होगा उसका ये फॉर्मूला होगा, विच इज अ हार्मोनिक वेव। एक ये हो गया, ओके। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो वैक्सिंग और वेनिंग के बारे में हमको बात करिए। वैक्सिंग और वेनिंग जो होता है वो कब कब होगा, तो उससे हमको पता चलेगा बीट फ्रीक्वेंसी। तो चलिए बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग। अब देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब आप पूछेंगे सर क्यों, कैसे? इसीलिए क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये तो मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप आगे पढ़ेंगे, इंटेंसिटी याद रखिए हर जगह, वो लाइट हो, साउंड हो, कोई भी हो, इंटेंसिटी जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मतलब अगर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, समझ रहे? तो अगर आपको मैक्सिमम वैक्सिंग चाहिए, मतलब आपका एम्पलीट्यूड मैक्स होना चाहिए, दैट इज मैक्स एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब क्वेश्चन है सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई? प्लस माइनस 2a होगा। देखा था ना ग्राफ, ऊपर +2 नीचे -2, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब ये कॉपी करो। therefore 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t, ये पूरा आपका a है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अब 2a तो भाई कट गया। cos ऑफ 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब cos प्लस माइनस 1 कब होता है? 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t इज इक्वल टू कब होता है भाई? 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे t निकालना है। अब t निकालना है तो देखिए 2 तो कट गया इधर, और ये पाई भी थ्रू आउट कट गया, सबका पाई अगर आप डिवाइड करें तो पाई कट जाएगा, तो t क्या बचेगा? 0 अपॉन तो 0, 1 अपॉन n1 माइनस n2, 2 अपॉन n1 माइनस n2, 3 अपॉन n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। मतलब इस टाइम पे आपको वैक्सिंग सुनाई देगा। स्टार्ट आपको जीरो टाइम पे आपको वैक्सिंग सुनाई देगा, क्योंकि इन फेज है, हमने बोला ना इन फेज। उसके बाद इतने टाइम के बाद वापस आपको वैक्सिंग सुनाई देगा, वापस हाई इंटेंसिटी, ये सब टाइम के बाद सुनाई देगा। सो दिस
तो डिफरेंस कितना है टाइम का 1/n1 माइनस n2 या 2/n1 माइनस n2 माइनस 1/n1 माइनस n2 which is 1/n1 माइनस n2। मतलब हर दो वैक्सीन के बीच का जो टाइम है वो है 1/n1 माइनस n2। नाउ बीट फ्रीक्वेंसी मींस अपना बीट फ्रीक्वेंसी ना सर, बीट फ्रीक्वेंसी n is equal to reciprocal of time period and that is n1 minus n2। This is the formula for beat frequency of vaccine। वैक्सीन का जो दो वैक्सीन के बीच का जो टाइम है वो 1/n1 minus n2 है और बीट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स इज n1 minus n2 in case of vaccine। अब हम बात करेंगे मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज वेनिंग। We'll talk about minimum intensity जिसको हम बोलते हैं वेनिंग। अब वो सिंपल बात है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब जीरो, एम्पलीट्यूड जीरो, तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0। 2a हो जाएगा तो 0, cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0। अब cos कब 0 होता है भाई, 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t होता है pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on। सब odd multiples of pi by 2 के cos 0 होता है, तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक। अब ये 2 कट गया, सबका पाई भी कटेगा थ्रू आउट, सबका पाई कट जाएगा, तो आपका t क्या बचेगा 1/2 n1 minus n2, फिर 3/2 n1 minus n2, फिर 5/2 n1 minus n2। मतलब इस सब टाइम पे आपको जीरो साउंड, वेनिंग, एकदम कम साउंड सुनाई देगा ये सब टाइम पे। तो भाई डिफरेंस कितना है टाइम पीरियड, तो 3/2 times n1 minus n2 minus 1/2 times n1 minus n2, 3 minus 1 is 2/2 times n1 minus n2, 2 cut 1/n1 minus n2, this is same time। तो इसका भी इसके हिसाब से बीट फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, इसके हिसाब से आपका बीट फ्रीक्वेंसी है 1/t n1 minus n2। सेम टाइम लगा, सेम टाइम, सेम फ्रीक्वेंसी, वैक्सिंग हो या वेनिंग हो, बीट फ्रीक्वेंसी सेम। ये प्रूव करता है कि ऑल्टरनेट है वैक्सिंग वेनिंग इज ऑल्टरनेट और टाइम डिफरेंस इज सेम। जितना टाइम दो वैक्सिंग को लगता है उतना टाइम दो कंसेक्यूटिव वेनिंग को लगता है और ऑल्टरनेट हो रहा है। पहले ये होगा जीरो पे, फिर ये होगा वेनिंग, फिर वैक्सिंग, फिर वेनिंग, फिर वैक्सिंग, फिर वेनिंग, फिर वैक्सिंग, इस तरह से चलेगा आपका बीट्स। तो ये आपका है एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द बीट फ्रीक्वेंसी। इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह का हम लोग सुपरपोजिशन कर चुके हैं आगे, हम ऑसिलेशन में भी किया, हमने इस चैप्टर में भी किया जब हमने नोड्स एंटी नोड्स की बात की थी। तो कुछ नया नहीं है, मैंने आपके लिए किया हुआ है, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी इस तरह के डेरिवेशन पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने देखा हो, आपने प्रैक्टिस किया हो, तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट ये नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैक्सिंग वेनिंग का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट काम है, इस पे हम लोग कुछ दो चार एक आध जो भी सम हो इधर कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सम देख लेते हैं। आपके सामने मैंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए लिखे हैं, एक तो सॉल्व एग्जाम्पल है और एक दूसरा अनसॉल्व है। दोनों मैंने वैरायटी लेता हूँ सम्स का, तो दो अलग वैरायटी है, तो उसके हिसाब से मैंने लिया हुआ। अब देखिए ये पहला वाला क्या है, टू साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ्स लैम्डा 1 81 सेंटीमीटर, लैम्डा 2 82.5 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब देखिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी n1 होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी n2 होगी ना। n का फॉर्मूला क्या है, n का फॉर्मूला है सर v बाय लैम्डा। तो n1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा v बाय 81 और n2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा v बाय 82.5।
क्योंकि लैम्बडा 1 है लैम्बडा 2 है। v क्या है? v इज द वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड जो हमको ढूंढना है। अब देखिए जो 8 बीट्स है, बीट्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है n1 माइनस n2 तो चलो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में n1 बड़ा है कि n2 बड़ा, ये पहले पता करना पड़ेगा। अगर n2 बड़ा है तो आपको फिर n2 माइनस n1 लिखना पड़ेगा, अगर n1 बड़ा है तो आपको n1 माइनस n2, डिपेंडिंग कौन बड़ा है। अब कैसे पता चलेगा? सिंपल। अब देखिए आपका यहाँ पे लैम्बडा 1 जो है लैम्बडा 2 से छोटा है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो अगर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 से छोटा है तो n1 जो होगा n2 से बड़ा होगा, इनवर्स रिलेशन, सिंपल। देयरफॉर यू कैन से कि भाई n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8। अगर n2 बड़ा होता है तो आप n2 माइनस n1 लिखते हैं, याद रखिएगा। बीट्स 8, n1 क्या है? v by 81 माइनस v by 82.5 इज इक्वल टू 8। 1 upon 81 माइनस 1 upon 82.5 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मैं आंसर दे देता हूँ, इसको कैलकुलेशन का जल्दी हो जाएगा। 356.4 मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए ये सेंटीमीटर है, आपको आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, बाद में उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। अब चाहिए टेक्स्ट बुक में क्या किया, इसको पहले कन्वर्ट कर दिया 0.81, वो भी ठीक है, लेकिन मैं सेंटीमीटर में लेके पहले आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड लाऊंगा, बाद में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते, बड़ा काम नहीं है। मगर आप पूछेंगे सर कैसे करने का, तो इसमें अगर कोई ऑप्शन नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर क्रॉस थोड़ा कैलकुलेशन तो है, लॉग टेबल लगेगा इसमें, बिना लॉग टेबल्स के सब नहीं होगा। तो कैलकुलेशन इधर, और ट्रिक, हाँ यहाँ ट्रिक किधर है भाई? ट्रिक इधर है सर, ट्रिक यहाँ पे n1 माइनस n2 8 लिखने का कि n2 माइनस n1 8 लिखने का, वो इधर से पता चला, वो इसमें था थोड़ा ट्रिक, वो बताना था। दूसरा सम, अब दूसरा सम ऐसा है कि बोला 8 ट्यूनिंग फॉर्क्स है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। 8 ट्यूनिंग फॉर्क्स है, मतलब n1 फ्रीक्वेंसी, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, ऐसे 8 फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? ईच फॉर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन। इंक्रीजिंग है ना, मतलब अगर पहले का n1 है तो दूसरा जो n2 होगा वो 4 प्लस n1 होगा, इंक्रीजिंग होगा। बीट्स मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन बीट्स का मतलब ही होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो 4 प्लस n1। तो भाई n3 क्या होगा? n3 और 4 ऐड हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स 4 प्लस n1, 8 हो जाएगा ना। n4 3 टाइम्स और 4 प्लस n1। तो ऐसे अगर आपको n8 लिखना है तो क्या होगा? 4 का इधर 3 है तो 8 का क्या होगा? 7 into 4 प्लस n1। ये तो आप हर एक लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मत लिखिए, आप 2-3 के बाद सीधा 8 लिख सकते हैं। लिख लिया। अब आगे क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी n8 इज 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट n1। अभी मेरा n8 क्या है? n8 है मेरा 7 into 4 plus n1 is equal to n1। 7 4s are 28 plus n1 is equal to n1। 28 is equal to n1 minus n1। 28 is equal to n1। पहला आंसर आ गया। फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है 28 हर्ट्ज। 28 हर्ट्ज। व्हाट अबाउट लास्ट फॉर्क सर? वेरी सिंपल, n8 2 times n1, 2 into 28, 56 हर्ट्ज। आई होप आपको इजी लगा। इजी है, इसके सम तो ये काफी इजी है। अच्छा, इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और उन लोगों ने टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है कि भाई अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स लगाएंगे, वैक्स या फाइलिंग करेंगे, दो ऑप्शन है। वैक्स करेंगे, उस पर वैक्स लगाएंगे, या उसको फाइलिंग करेंगे मतलब घसेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? वैक्स लगाने से क्या होता है और फाइलिंग करने से क्या होता है? तो देखिए, वैक्स लगाने से क्या होगा? आप उसका मास बढ़ाएंगे, वैक्स लगाएंगे मतलब मास बढ़ गया, और फाइलिंग करेंगे, घसेंगे तो उसका मास कम करेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या है अपना? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियम डेंसिटी, मतलब मास।
मास अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है भाई। अगर आपने वैक्स लगाया ट्यूनिंग फॉर्क को, उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। अगर आपने उसको फाइलिंग कर दिया, घस दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि मास कम हो गया। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के हिसाब से बनता है या फिर आपके एंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं बनाने के लिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स था, बीट्स था। वैसे तो ऑफिशियल देखा जाए तो चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन है ना थोड़ा सा उन लोगों ने साउंड का एक थियोरेटिकल कंसेप्ट डाल दिया है जो आपको सेम टू सेम कंसेप्ट 11th को उठा के 12th बना दिया। अब आपने 11th में नहीं किया होगा तो भी चलो 12th में तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। कंसेप्ट ऐसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। छोटा सा कंसेप्ट है, अब दिया है तो मैं कर देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है लाउडनेस, एक होता है पिच, और तीसरे को बोलते हैं क्वालिटी, या उसका दूसरा नाम है टिम्बर। ना ये 3 क्या है? लाउडनेस। लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी। हम लोग कोई चीज आवाज बहुत जोरदार लगती है, लाउड लगती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों लगती है कोई साउंड कोई लाउड होने का पीछे कारण क्या है? अब देखिए, आप जानते हैं साउंड वेव जो होता है ना, कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन बन के आता है कि नहीं? अभी कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन मतलब प्रेशर, इट इज रिलेटेड विद प्रेशर ऑफ एयर। एयर का प्रेशर चेंज हो रहा है, अब वो एयर का प्रेशर आपके कान तक पहुंचा। अगर कान पे वो प्रेशर बहुत हाई है तो आपको लगता है बहुत ज्यादा साउंड है, प्रेशर कम है तो आपको कम लगता है। अभी मिनिमम कितना है मालूम है? हम लोग जो विस्पर करते थे कान में आके बोलते हैं, मिनिमम प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर is 2 × 10⁻⁻⁵ पास्कल। और मैक्सिमम टॉलरेबल है, टॉलरेबल आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज समथिंग अराउंड 20 पास्कल। मतलब इतना वेरी कर सकते हैं 20 पास्कल से 28 पास्कल, 28 पास्कल से लेके इतना। अब ये प्रेशर जो होता है किससे रिलेटेड है? एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है सर। और एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड है? अभी आगे मैंने लिख के बताया था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। Pressure is related with amplitude, amplitude related with intensity, so indirectly it is intensity. Loudness is nothing but intensity. और ये फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे तो डिपेंड करता है, फिर देखते पता किस पे है कि लिसनर और सोर्स कितनी दूर पे है, मीडियम का डेंसिटी क्या है, एयर का वेलोसिटी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वहाँ कोई और रेजोनेटिंग बॉडीज है क्या, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है साउंड का। अभी आप म्यूजिक कॉन्सर्ट जाएंगे जहाँ क्लासिकल चल रहा है तो आपको वहाँ अच्छा लगेगा, आवाज उतना नहीं रहेगा साउंड। लेकिन वही मेटल वाला होगा जहाँ वेस्टर्न क्लासिक का वेस्टर्न वाले होते हैं, बीट्स वाले, तो वहाँ आपको लाउड साउंड लगता है कि नहीं? तो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इसमें साइंटिफिकली जो मेजर करते हैं ना, वी मेजर इन द साउंड और साउंड लेवल बीटा व्हिच इज गिवन एज 10 log I/I0 टू द बेस 10। इसका यूनिट है डेसिबल, डीबी, डेसिबल सुना होगा। आजकल बहुत जगह जहाँ फंक्शंस होते हैं ना ओपन ग्राउंड पे, तो कभी कभी गवर्नमेंट वाले आते हैं मेजर करने के लिए, पुलिस वाले गवर्नमेंट की आवाज़ ज़्यादा तो नहीं है, उनके पास डेसिबल मीटर होता है, वो चेक करते हैं, वो पता था कितना डेसिबल है साउंड। अब मिनिमम कितना डेसिबल होता है? 0 हो सकता है, 0 डेसिबल भी हो सकता है। लेकिन जो विस्पर वाला था ना, विस्पर दैट इज अराउंड 10 डेसिबल, और जो नॉर्मल मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्पीच दैट इज 60 डेसिबल, और जो हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं 120 डेसिबल। वो जो एरोप्लेन जाएगा आपके सर के ऊपर से, जोरदार आवाज़, दैट्स अराउंड 100 या 120 तक डेसिबल, मतलब उससे ज़्यादा कान फट जाएगा नहीं तो। तो ये बेसिकली आपका लाउडनेस से रिलेटेड कंसेप्ट है। पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को बताता है, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। जो लोग गाने वाले होते हैं उनको लगता है पिच बढ़ाओ अपना, पिच घटाओ। अभी फीमेल जो होती है उनके पिच हाई पिच होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, वो लोग हाई फ्रीक्वेंसी उनकी होती है। और आदमी लोग की, जो मेन लोग की जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो लो होती है। इसलिए फीमेल वॉइस हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच बोलते हैं उसको, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, वो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने को। और मेल का थोड़ा कम रहता है ठीक है ना। तो पतला जो आवाज़ आता है ना फीमेल का, बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज पिच। क्वालिटी पर अभी सपोज 2 साउंड वेव्स है, दोनों का लाउडनेस सेम है, इंटेंसिटी सेम है, दोनों का पिच भी सेम। मतलब सपोज आपको 2 जन कहीं पे हैं और वो लोग बात बोल रहे हैं, आपको आवाज़ दोनों का आ रहा है। अब आपको बोला आइडेंटिफाई करो दोनों कौन है, आपके पहचान वाले ही हैं, उनका लाउडनेस इंटेंसिटी सेम है, उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है।
फिर भी आप पता कर सकते हैं उनकी आवाज़ सुन के कि वो दोनों एक्स और वाई कौन है। अगर वो आपके जानकार होंगे तो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हर एक साउंड का अपना एक क्वालिटी रहता है डिपेंडिंग ऑन द ओवरटोन्स। अब ये वर्ड ओवरटोन मैं आपको सिखा चुका हूँ, अलग अलग मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक साउंड में बहुत सारे ओवरटोन्स होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, सबका अगर लाउडनेस सेम हो, पिच सेम हो, फिर भी सबका ओवरटोन्स अलग होगा। इसलिए हम लोग फोन पे बिना नाम के भाई तू बोल रहा है क्या, उसका क्वालिटी है टिम्बर, उसके पर्टिकुलर साउंड का ओवरटोन है जो आपको आइडेंटिफाई करा सकता है कि वो कौन बात कर रहा है। तो ये आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फिर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बोला है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3 तरह के होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो एक तो होते स्ट्रिंग वाले, फिर एक होते विंड वाले, और एक होते परकुशन। स्ट्रिंग वाले वायलिन, सितार, गिटार, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। विंड वाले फ्लूट है ना, फिर माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, ये सब विंड वाले। परकुशन मतलब मेम्ब्रेन स्ट्रेच करके वाइब्रेशंस क्रिएट करना, तबला, ढोल, डफली, ये सब में स्ट्रेच को वाइब्रेट, उसमें वाइब्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें साउंड क्रिएट करते हैं, वो हो गया आपके परकुशन। तो ये बेसिक है। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसके जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, सारे गा मा प ध नि सा, आप जानते होंगे जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। उसी तरह के वेस्टर्न का भी अपना म्यूजिकल स्केल है, डो ले मी फा सोला सी डो, सुना होगा आप लोग ने। तो हर एक अपना, दोनों का अपना एक स्केल है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नोट होते हैं, जैसे कि 240 हर्ट्ज, 270 हर्ट्ज, 300, 320, 370, 400, 450, ऐसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे नोट होते हैं और वो कंबाइन करके म्यूजिक सुनाई देती है। तो अच्छा लगता है सुनने को, प्लेजेंट लगता है। और जो जोरदार वो होता है ना, बिना यूनिज्म के नॉइज, यंग लोग को तो वो भी अच्छा लगता है, जो ओल्ड लोग को नहीं जमता है। तो ये बेसिकली आपके साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस चैप्टर में। और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बड़ा इजी चैप्टर था, बड़ा कम टाइम में 5 ही लेक्चर लगे और ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। एंजॉय दिस चैप्टर, इजी चैप्टर है, डोंट मिस इट आउट। अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इसमें। नेक्स्ट चालू होगा जो मेन फिजिक्स पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स से, जहाँ पे से लोगों को धीरे धीरे फिजिक्स डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है तो नहीं डिफिकल्ट, यहाँ तक लोगों को लगता है हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, इजी है, चलता है। लेकिन अब जो यहाँ से वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सो ऑन, यहाँ से लोगों को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसके पीछे कारण मैं बताऊँ क्यों डिफिकल्ट लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा so please don't forget to share, subscribe and like it. Thank you so much for watching this video.